वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद सपना। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं और अच्छे तरीके से अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, आज हम ऑडिटिंग का रिवीजन करने वाले हैं फॉर यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट। यूकेपीएससी की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स भी इस वीडियो को देख सकते हैं क्योंकि उनके सिलेबस में भी ऑडिटिंग टॉपिक दिया हुआ है। अगर हम यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट की बात करें तो यहाँ पर आपके पास सिर्फ और सिर्फ 3 यूनिट्स हैं कॉमर्स पोर्शन की, जो कि है आपकी एक तो अकाउंटिंग हो जाती है, एक आता है आपका ऑडिटिंग और दूसरा है आपका इनकम टैक्स। बस ये 3 चीजें, छोटा सा सिलेबस है कॉमर्स का। वहीं जब यूकेपीएससी की बात करते हैं तो इसमें अराउंड आपके 10 यूनिट्स हैं, जिसमें से एक है आपका ऑडिटिंग। ठीक है, तो ये टॉपिक दोनों ही एग्जाम्स में कॉमन है, इसीलिए इसका रिवीजन हम पहले कर रहे हैं। एक ही लेक्चर में मैं आपको कंप्लीट रिवीजन कराऊंगी ऑडिटिंग का, और यहाँ पर मैं खुद से लिखकर आपको चीजें रिवाइज कराऊंगी। कोई स्लाइड्स यहाँ पर नहीं होंगी, कुछ भी लिखा हुआ मटेरियल नहीं होगा। हम यहाँ मिलकर साथ साथ रिवाइज करने वाले हैं, और आप चाहें तो खुद के नोट्स ओपन करके भी रिवाइज कर सकते हैं, या फिर मेरे साथ साथ इन नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं, जो एज अ रिविजन आपको काम आएंगे। एग्जाम से कुछ टाइम पहले आप इन्हें खोलकर देख सकते हैं। जल्द से जल्द आपको रिवीजन करने में ये हेल्पफुल रहेंगे। तो अगर हम इनमें ऑडिटिंग का सिलेबस की बात करें तो यूपीपीसीएल में तो देखिए बहुत छोटू सा सिलेबस है हमारे पास। सिर्फ 3 चीजें पूछी हैं: मीनिंग ऑब्जेक्टिव्स, वाउचिंग वेरिफिकेशन और ऑडिटर की राइट्स, ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज। वहीं जब हम बात करते हैं यूकेपीएससी, तो यूकेपीएससी का सिलेबस थोड़ा सा डिटेल में है। यहाँ पर उन्होंने हमसे काफी सारी चीजें पूछी है, जैसे कि एक ऑडिटर की एलिजिबिलिटी क्या होती है, इसकी क्वालिफिकेशंस क्या है, डिसक्वालिफिकेशंस क्या क्या है, साथ ही साथ एक ऑडिटर का रिमूवल किस तरह से होता है, टैक्स ऑडिट क्या है, मैनेजमेंट ऑडिट क्या है। ये सारे के सारे टॉपिक्स कुछ एक्स्ट्रा है यूकेपीएससी में, जिनको मैं यहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा कवर करूंगी। ठीक है, तो यूकेपीएससी और यूपीपीसीएल दोनों के ही स्टूडेंट्स इस लेक्चर को देख सकते हैं। दोनों के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। अगर आप प्रीवियस लेक्चर्स देखना चाहते हैं, जिसमें मैंने काफी सारे एमसीक्यूज करवाए हैं, मैंने आपको डिटेल में सारे टॉपिक्स कराए हुए हैं, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से आप जो है अपने टॉपिक को रिवाइज कर सकते हैं। मैंने एमसीक्यू सेशन में भी रिवीजन कराया है, साथ ही साथ सेपरेटली मैंने टॉपिक्स का भी रिवीजन करवाया हुआ है, तो वो आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ फायदा देगा, तो उन लेक्चर्स को भी आप जरूर देखें। बढ़ते हैं हमारे आज के रिवीजन की तरफ, तो स्टार्ट करते हैं। एक एक करके हम टॉपिक को रिवाइज करेंगे। सबसे पहले हम बेसिक चीजों से जाएंगे कि भाई ऑडिटिंग क्या होता है, मीनिंग और उसके ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का रिवीजन। सबसे पहली चीज आती है आपका ऑडिटिंग का मीनिंग, जिसमें आपको पता है कि ऑडायर जो टर्म है, इससे ऑडिटिंग वर्ड बना है, जिसका मतलब होता है टू लिसन और टू हियर, सुनना। ठीक है, ऑडिटिंग का मीनिंग क्या होता है भाई? ऑडिटिंग का मीनिंग क्या है? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। ऑडिटिंग का मतलब होता है किसी भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन या किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करना, जिससे कि एक ऑडिटर अपना ओपिनियन दे सके। तो यहां पर मैं सिंपली छोटा सा लिख देती हूं, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एनी एंटिटी, किसी भी एंटिटी का इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, जिससे कि अपने ओपिनियन को बताया जा सके कि क्या जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो कैसे हैं, टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन। ठीक है, सिंपल बेसिक छोटा सा मीनिंग है। ऑडिटिंग का मतलब क्या है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो होते हैं आपके, उनका इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करना, जिसमें कोई बायसनेस ना हो, कोई एरर ना हो, कोई फ्रॉड ना हो, उसका अच्छे से एग्जामिनेशन करना एक ऑडिटर के द्वारा, जिसमें वो अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करता है। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो आपको ये पता होना चाहिए, आपके एमसीक्यूज में भी पूछा है, SA
200 के अंदर हम इसके ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ते हैं। SA का मतलब है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। ठीक है, क्या है ये ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस, टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस। अपने अकाउंट्स, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में अश्योरेंस को लेना कि आपके अकाउंट्स ठीक तरीके से प्रिपेयर हुए हैं या नहीं। दूसरा, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट तो नहीं है, यानी कि ये इंश्योर करना कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एरर फ्री है। ठीक है, टू इंश्योर दैट योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट, फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट। मटेरियल मिस स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है कि कुछ इंपॉर्टेंट, मटेरियल मतलब होता है इंपॉर्टेंट, मिस स्टेटमेंट कोई इंपॉर्टेंट चीज गलत तरीके से स्टेटेड नहीं है आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। ठीक है, तीसरा ऑब्जेक्टिव है टू रिपोर्ट ऑन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में अपना रिपोर्ट तैयार करना, और उसके बाद ये जो रिपोर्ट तैयार होगी इस रिपोर्ट को कम्युनिकेट करना, तो भी आपके स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग में मेंशन है, टू कम्युनिकेट एज रिक्वायर्ड बाय द SAs, यानी कि स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। एक और तरीके से हम इसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़ते हैं, कुछ इस तरीके से, आपको याद होगा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। इसके MCQs भी आते हैं कि बताओ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव में आप क्या करते हैं? टू एग्जामिन एक्यूरेसी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, टू एग्जामिन एक्यूरेसी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कि अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स की एक्यूरेसी को एग्जामिन करना, और दूसरा अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर, टू एक्सप्रेस ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं। देन आपने इसके सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव भी पढ़े हैं। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स, पहला फ्रॉड्स और एरर को डिटेक्ट करना और उनसे बचाना, डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड्स, और दूसरा है इसके एरर्स, कि जो फ्रॉड्स हो रहे हैं, जो धोखेबाजी हो रही है या फिर कुछ गलती हो गई है, एरर आ गया है, उसको डिटेक्ट करना, पहचानना, और कई बार ऐसा होता है कि उस चीज को होने से पहले ही रोक देना, यानी कि प्रिवेंशन। दैट इज सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। तो ऑडिटिंग का मीनिंग क्या है? देखो, ऑडायर टर्म से लिया गया है, जिसका मतलब होता है टू लिसन और टू हियर। ये आपका लैटिन वर्ड है। ऑडिटिंग का मीनिंग होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इंडिपेंडेंट तरीके से एग्जामिन करना, किसी भी एंटिटी के, जिसपे आप अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर सके। ऑब्जेक्टिव्स होते हैं इसके, जो कि SA 200 के अंदर आता है, यानी कि स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस, टू इंश्योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट, टू रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, टू कम्युनिकेट। ऑब्जेक्टिव्स हम इसके प्राइमरी और सेकेंडरी तरीके से भी पढ़ते हैं। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स की एक्यूरेसी को एग्जामिन करना और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे अपना ओपिनियन देना। दूसरा, एरर्स और फ्रॉड्स को डिटेक्ट करना और उन्हें होने से प्रिवेंट करना। ये हमारा बेसिक सा है मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग। अब दूसरा टॉपिक हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ऑडिट रिस्क। ऑडिट रिस्क का मतलब होता है, देखो, ऑडिटिंग आप कर रहे हैं, ऑडिटिंग का मतलब क्या है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कुछ गड़बड़ नहीं है, इस चीज को चेक करना, अगर है तो उस चीज को चेक करना। तो ऑडिट में कैसा रिस्क होता है? ऑडिटर अपना गलत ओपिनियन ना दे दे रिगार्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सपोज आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स करेक्ट थे, ठीक है, लेकिन आपके ऑडिटर ने कह दिया कि आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो सही तरीके से नहीं बने हुए हैं, उसमें कुछ एरर है। तो ऑडिटर कोई ऐसी गलती ना करे, इसे हम कहते हैं ऑडिट रिस्क। तो यहां पर ऑडिट रिस्क को हम कैसे डिफाइन करते हैं? ऑडिटर expresses
inappropriate opinion when financial statements are material misstated. अगेन मटेरियल मिसस्टेटेड का मतलब क्या है कि कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट था जिसको आपने गलत तरीके से प्रेजेंट किया है, ठीक है। कुछ नेगेटिव ना हो जाए, दैट इज ऑडिट रिस्क, ठीक है, कि कुछ नेगेटिव ना हो, ठीक है, सही था लेकिन आपने गलत दिखा दिया, तो कुछ नेगेटिव ना हो, इस तरीके के रिस्क को हम कहते हैं ऑडिट रिस्क। अब ये रिस्क जो होता है तीन तरीके, पहला आता है आपका इनहेरेंट रिस्क, दूसरा आता है आपका कंट्रोल रिस्क, और तीसरा आता है आपका डिटेक्शन रिस्क। सबसे पहले है आपका इनहेरेंट रिस्क। इनहेरेंट रिस्क का मतलब क्या है? कोई ऐसा रिस्क, मतलब इंटरनल कंट्रोल्स होते हैं ना आपके, इनहेरेंट मतलब इंटरनल कंट्रोल्स, इंटरनल कंट्रोल से पहले आने वाला रिस्क कहलाता है इनहेरेंट रिस्क, ठीक है। मतलब किसी भी एंटरप्राइजेस के अपने इन्वायरमेंट से क्रिएट किया गया रिस्क कि आपने अपने इंटरनल कंट्रोल को मैनेज नहीं किया, उस समय आने वाले रिस्क को हम कहते हैं इनहेरेंट रिस्क। दूसरा आता है कंट्रोल रिस्क। कंट्रोल रिस्क क्या है कि भाई आप कंट्रोल कर सकते थे, आप बचा सकते थे, अपने एरर्स और फ्रॉड को डिटेक्ट कर सकते थे, लेकिन आप उसको करने में फेल हो गए। फेल टू प्रिवेंट या फिर डिटेक्ट या फिर करेक्ट करने में आप फेल हो गए, दैट इज योर कंट्रोल रिस्क। फिर आता है डिटेक्शन रिस्क। डिटेक्शन रिस्क क्या है कि एरर था लेकिन ऑडिटर उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाया। द ऑडिटर में फेल टू डिटेक्ट मिस स्टेटमेंट, की मिस स्टेटमेंट थी, से डिटेक्ट करने में ऑडिटर फेल हो गया, दैट इज योर डिटेक्शन रिस्क। देखो ऑडिट रिस्क क्या है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो, कोई नेगेटिव ओपिनियन ना मिल जाए, सही होने के बाद भी कुछ गलत तरीके से अपना ओपिनियन एक्सप्रेस ना कर दे एक ऑडिटर। तीन रिस्क है, इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क, डिटेक्शन रिस्क। इनहेरेंट रिस्क का मतलब है कि इंटरनल कंट्रोल से पहले जो रिस्क आता है। कंट्रोल रिस्क का मतलब है कि आप डिटेक्ट नहीं कर पाए, प्रिवेंट नहीं कर पाए, फेल हो गए। डिटेक्शन रिस्क का मतलब है कि ऑडिटर डिटेक्ट नहीं कर पाया और मिस स्टेटमेंट उसने यहाँ पे क्लियर नहीं किया, बता नहीं पाया कि किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपके मिस स्टेटमेंट था। और इसकी इक्वेशन बनती है ऑडिट रिस्क इक्वल्स टू CD, I मल्टीप्लाई C मल्टीप्लाई D, यानी कि इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क एंड योर डिटेक्शन रिस्क, ठीक है। तो ये बहुत ही बेसिक से टॉपिक है। अब यूपीपीसीएल में ये टॉपिक नहीं दिया है लेकिन यूकेपीएससी में टॉपिक दिया है, तो दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको रिवीजन करा रही हूं ताकि आप एग्जाम में कुछ भी चीज को मिस ना करें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज ऑडिट ओपिनियन। ऑडिट ओपिनियन, अब देखो एक इंडिपेंडेंट पर्सन आपने अपॉइंट किया है, इंडिपेंडेंट पर्सन को आपने अपॉइंट किया है जिसे आप क्या कहते हैं, आपका ऑडिटर, ठीक है। अब ये ऑडिटर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करेगा और उसको चेक करने के बाद अपना कुछ ओपिनियन देगा, है ना। तो ऑडिट ओपिनियन क्या है कि जो भी इंडिपेंडेंट ऑडिटर अपने क्लाइंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करके अच्छे से एग्जामिन करके अपना जो स्टेटमेंट देता है उसे कहते हैं ऑडिट ओपिनियन। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूं, स्टेटमेंट एक्सप्रेस्ड बाय, मैं शॉर्ट में लिख रही हूं, इंडिपेंडेंट ऑडिटर को IA लिख रही हूं, स्टेटमेंट एक्सप्रेस्ड बाय इंडिपेंडेंट ऑडिटर हियर क्लाइंट on financial statements as the result of auditor's examination। ऑडिटर का जो एग्जामिनेशन है उसका क्या रिजल्ट निकल के आया है, इस पे एक ऑडिटर का क्या कहना है, उसे हम कहते हैं ऑडिट ओपिनियन। अब ये भी कुछ टाइप्स होते हैं इसके अंदर। पहले आता है आपका अनक्वालिफाइड ओपिनियन, अनक्वालिफाइड ओपिनियन, अनक्वालिफाइड ओपिनियन, ठीक है। सबसे पहला है आपका अनक्वालिफाइड ओपिनियन।
इसे आप अनमॉडिफाइड और क्लीन ओपिनियन भी कहते हैं, अनमॉडिफाइड या फिर क्लीन ओपिनियन भी कहते हैं। इसमें क्या है, सिंपल है कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट नहीं है, फ्री फ्रॉम एनी मटेरियल एरर्स, कोई एरर्स नहीं है, कोई ओमिशन नहीं है, दैट इज अनक्वालिफाइड ओपिनियन, अनमॉडिफाइड ओपिनियन, जिसमें कुछ मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ बिल्कुल अच्छा है। दूसरा आता है क्वालिफाइड ओपिनियन। अब क्वालिफाइड ओपिनियन क्या है, जहां पर ऑडिटर ने क्या किया, ऐसे एविडेंस को आपके सामने लाकर रख दिया जिसमें पता चला कि आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसमें कुछ गड़बड़ है, लेकिन वो परवेजिव नहीं है। ठीक है, ऑडिटर इज एबल टू ड्रॉ एविडेंस ऑफ मिस स्टेटमेंट, एविडेंस ऑफ मिस स्टेटमेंट विच इज मटीरियल, मटीरियल तो है यानी कि इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन परवेसिव नहीं है, मतलब सब जगह पर वो एरर नहीं है, बट मटीरियल बट नॉट परवेसिव, सब जगह पर वो मटीरियल मिस स्टेटमेंट नहीं है। ऐसा ही आता है आपका एडवर्स ओपिनियन। अब एडवर्स का मतलब आपको पता है नेगेटिव, एडवर्स ओपिनियन। एडवर्स ओपिनियन क्या है कि यहां पर आपके जो स्टेटमेंट्स है वो मटीरियली मिस स्टेटेड तो है, मटीरियल मिस स्टेटमेंट तो हुआ है, साथ ही साथ परवेसिव है, यानी कि हर एक लेवल पर वो चीज गलत है। एडवर्स ओपिनियन का मतलब क्या है कि मटीरियली मिस स्टेटेड है, साथ ही साथ परवेसिव है, हर लेवल पर क्या है, ये एरर आपको मिलेगा, दैट इज एडवर्स ओपिनियन। और एक और ओपिनियन होता है आपका डिस्क्लेमर ओपिनियन। डिस्क्लेमर ओपिनियन, इसमें क्या है, इसमें भाई ऑडिटर ना सही तरह से अपना ओपिनियन दे ही नहीं पाता, क्योंकि उसको सही तरीके से एविडेंस यहाँ पर नहीं मिले हैं जिससे कि वो अपना कोई कंक्लूजन, कोई रिपोर्ट आपको दे सके। ऑडिटर इज अनेबल टू ड्रॉ एविडेंस, ऑडिटर इज अनेबल टू ड्रॉ एविडेंस, कोई एविडेंस ही नहीं मिल पा रहा है ये बताने के लिए कि जो आपके स्टेटमेंट्स हैं, आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो मिस स्टेटेड है, किससे, मटीरियली भी और परवेसिव भी, मटीरियल भी और परवेसिव। ठीक है, देखो ऑडिट ओपिनियन का मतलब क्या है, एक इंडिपेंडेंट पर्सन आपने अपॉइंट किया है जो कि आपको अपना ओपिनियन देगा, जो कि आपको बताएगा कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या एरर्स हैं, क्या एरर्स नहीं है, है ना। तो ऑडिटर ओपिनियन में आपके 4 ओपिनियन आते हैं, क्वालिफाइड, अनक्वालिफाइड, एडवर्स, डिस्क्लेमर। अनक्वालिफाइड या फिर अनमॉडिफाइड, जिसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी, जिसमें सब कुछ करेक्ट है, कोई एरर नहीं है, अच्छा आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। लेकिन क्वालिफाइड ओपिनियन में क्या होता है कि ऑडिटर अपना एविडेंस के बेस पर ये कंक्लूजन निकाल पाया है कि आपके स्टेटमेंट्स मटीरियली मिस स्टेटेड है लेकिन परवेसिव नहीं है। एडवर्स ओपिनियन में मटीरियली मिस स्टेटेड है लेकिन परवेसिव भी है। डिस्क्लेमर में कि ऑडिटर कोई कंक्लूजन ड्रॉ ही नहीं कर पाया, उसके पास सफिशिएंट इंफॉर्मेशन थी ही नहीं जिससे कि वो कुछ ना कुछ अपना ओपिनियन यहाँ पर दे सके। ठीक है, दिस इज योर टॉपिक ऑडिट ओपिनियन। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन। वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन, वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन बहुत ही इजी टॉपिक है और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। वाउचिंग और वेरिफिकेशन, यहां से डेफिनेटली आपको 3 क्वेश्चंस इजीली देखने को मिलेंगे अपने एग्जाम में फॉर यूपी पीसीएल। वाउचिंग का मतलब क्या होता है, किसी भी ट्रांजैक्शन का एक एविडेंस। वाउचिंग का मतलब होता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ एनी ट्रांजैक्शन, किसी भी ट्रांजैक्शन का डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। आप शॉपिंग करने गए, घर वालों ने दिए थे आपको 5,000 रुपए, आप करके आ गए शॉपिंग मजे से 6-7 हजार की, है ना, कुछ अपने भी पैसे डाल दिया और खरीद के आ गए, और मम्मी को बोला कि नहीं नहीं देखो ये टी शर्ट ये टॉप तो मैं सिर्फ और सिर्फ 400-500 में लाई हूँ, जबकि उसका प्राइस बहुत ज्यादा था। मम्मी को मिल गया बिल, वो बिल क्या है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है जो आपने ट्रांजेक्शन करी थी, दैट इज योर वाउचिंग, है ना। लेकिन जब वेरिफिकेशन की बात करते हैं तो वेरिफिकेशन में क्या है,
एग्जामिनेशन ऑफ एक्चुअल एग्जिस्टेंस ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, यहां पर रियल में जाकर आपके अकाउंट्स में एसेट्स और लायबिलिटीज जो मेंशन है उनकी एग्जिस्टेंस को चेक किया जाता है। एग्जामिनेशन ऑफ एक्चुअल एग्जिस्टेंस ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, ठीक है। यहां पर आप ऑब्जर्वेशन भी करते हो, मतलब एसेट्स और लायबिलिटीज को देखोगे भी और उसके एविडेंस को भी देखोगे, ठीक है। यहां पर सिर्फ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, लेकिन यहाँ पे ऑब्जर्वेशन भी है। यहां पर आते हैं आपके दो टाइप्स, आपको याद होगा मैंने आपको एमसीक्यूज में भी कराए थे। एक होते हैं प्राइमरी, एक होते हैं कोलेटरल। प्राइमरी होते हैं भाई जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ओरिजिनल बिल हो गया। कोलेटरल होते हैं जो कॉपी होते हैं, कॉपी पेस्ट, यानी कि आपने कोई फोटो कॉपी कराया उसका, ठीक है। दो सोर्सेज हैं जहां से आप वाउचिंग को कलेक्ट कर सकते हैं। एक है आपका इंटरनल सोर्सेज, जैसे कि आपका सेल्स इनवॉइस हो गया, ठीक है। एक हो गया आपका एक्सटर्नल सोर्सेज। एक्सटर्नल मतलब जो आपका नहीं है, जैसे कि बैंक स्टेटमेंट आप चेक कर रहे हैं, है ना, ये क्या होगा आपके एक्सटर्नल सोर्सेज हो गए। अब यहां पर हम क्या करते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं कि एसेट्स और लायबिलिटीज की ओनरशिप सच में आपके पास है, आपने झूठ तो नहीं दिखाया। टाइटल क्या है इसका, किसके पास है टाइटल, गुड टाइटल है या नहीं। पोजीशन किसके पास है। वैल्यूएशन आपने सही तरीके से करा है, ऐसा तो नहीं है आपने एसेट्स को आपने ज्यादा दिखा दिया, ठीक है। यहां पर सिंपली आप क्या करते हैं, एग्जामिनेशन ऑफ P&L अकाउंट बाय ऑडिट क्लर्क। एक ऑडिट क्लर्क क्या करता है, आपके P&L अकाउंट से एग्जामिनेशन करता है कि जो भी ट्रांजेक्शन यहाँ लिखी है क्या इनका एविडेंस मेरे पास है। यहां पर एग्जामिनेशन होता है आपके बैलेंस शीट में दिए गए आइटम्स का, यानी कि आपके एसेट्स और लायबिलिटीज का। और ये कौन करता है, ये एक ऑडिटर ही करता है, ठीक है, ये एक ऑडिटर ही करता है। लेकिन वाउचिंग जो है ये एक ऑडिट क्लर्क करता है। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज टाइप्स ऑफ ऑडिट। अब टाइप्स ऑफ ऑडिट यूपीपीसीएल में मेंशन नहीं है, लेकिन आपके यूकेपीएससी में इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताया गया है कि टैक्स ऑडिट के बारे में बताओ, कॉस्ट ऑडिट के बारे में बताओ, मैनेजमेंट ऑडिट के बारे में बताओ। तो यहाँ पर मैं आपको छोटा छोटा हर एक एक्सप्लेन करूंगी, वहां पर से इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है फॉर यूपीपीसीएल, लेकिन यूकेपीएससी के लिए आपको पढ़ना है। तो यहाँ पर मैं हर एक चीज का ब्रीफ आपको दे दूंगी ताकि आप उस चीज को समझ सके, ठीक है। तो चलिए टाइप्स ऑफ ऑडिट पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट ये आता है आपके सेक्शन 138 के अंदर। इंटरनल ऑडिट का मतलब क्या होता है, जो इंप्लॉइज अपने ऑर्गेनाइजेशन का खुद ही ऑडिट करते हैं, दैट इज इंटरनल ऑडिट। एक्सटर्नल ऑडिट में क्या होता है, एक्सटर्नल ऑडिट सेक्शन 139 डन बाय थर्ड पार्टी, डन बाय थर्ड पार्टी, कोई थर्ड पार्टी से करती है। इंटरनल ऑडिट में यहाँ पे लिख देती हूँ डन बाय एम्प्लॉइज। आपको याद होगा मैंने क्लासेस जब ली थी ऑडिटिंग की, तो वहां पर मैंने पूरा एक चार्ट बताया था आपको, वहां पर बहुत सारे टाइप्स ऑफ ऑडिट थे। देन सिस्टम ऑडिट। सिस्टम ऑडिट, सिस्टम ऑडिट क्या है, आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो पूरा प्रोसेस चलता है उस सिस्टम का ऑडिट करना, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, तो पूरे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का डिटेल में ऑडिट करना, दैट इज सिस्टम ऑडिट। फिर आता है आपका सेफ्टी ऑडिट। सेफ्टी ऑडिट, सेफ्टी मतलब जैसे कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में फायर अलार्म्स लगे हैं, तो भाई वर्क प्लेस में कितनी सेफ्टी है उसका ऑडिट करना, सेफ्टी ऑडिट। फाइनेंशियल ऑडिट तो वही है आपका कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करना, दैट इज फाइनेंशियल ऑडिट। इन्वायरमेंटल ऑडिट, इन्वायरमेंटल ऑडिट क्या है कि क्या आप इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो रूल्स है उन्हें फॉलो कर रहे हैं, कहीं आप एक्सेस पॉल्यूशन तो नहीं कर रहे, है ना। कॉस्ट ऑडिट क्या करते हैं, कॉस्ट रिकॉर्ड्स को वेरीफाई करते हैं, सेक्शन 148 के अंदर आता है कॉस्ट ऑडिट आपका। वेरिफिकेशन ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स, वेरिफिकेशन ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स और अकाउंट्स। देन आता है आपका स्टैट्यूटरी ऑडिट, जो लॉ कंडक्ट कराती है, जिसे करना कंपलसरी है, इसे आप कंपलसरी ऑडिट भी कहते हैं, ठीक है। फिर गवर्नमेंट ऑडिट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का ऑडिट होता है, ओके।
देन आता है आपका कंटिन्यूअस ऑडिट, जो बार बार होता रहता है फ्रीक्वेंट टाइम इंटरवल्स पे, इसे आप रेगुलरली करते हैं, ठीक है, कंटिन्यूअस ऑडिट। एनुअल ऑडिट, जो कि साल में एक बार किया जाएगा। इंटरिम ऑडिट, जिसे आप 2 फाइनेंशियल ईयर के बीच में करेंगे। देन पीरियोडिक ऑडिट, या फिर आप इसे कहते हैं फाइनल ऑडिट, जो किसी भी अकाउंटिंग पीरियड के एंड में होता है। सेम ही चीजें हैं, ठीक है। कंप्लीट ऑडिट, हर एक ट्रांजैक्शन को डिटेल में ऑडिट कर रहे हैं आप, सारे ट्रांजैक्शन को ऑडिट कर रहे हैं। और इसी में एक और आता है आपका पार्शियल ऑडिट। पार्शियल ऑडिट मतलब जिसमें से आप क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस को ऑडिट कर रहे हैं। जैसे कि मैं कहूं कि मैं सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट ट्रांजैक्शंस का पहले चेक करना चाहती हूँ, तो इसका मतलब मैं पार्शियल ऑडिट कर रही हूँ सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट ट्रांजैक्शंस का, ठीक है। तो दीज ऑल आर योर टाइप्स ऑफ ऑडिट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ एन ऑडिटर। ऑडिटर कौन है भाई? एक इंडिपेंडेंट पर्सन है जिसे अपॉइंट किया गया है आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ओपिनियन देने के लिए, रिपोर्ट बनाने के लिए। इसकी क्या राइट्स एंड ड्यूटीज है? तो पहले राइट्स पढ़ते हैं। इसके राइट्स क्या है? सबसे पहले तो ये आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इजीली एक्सेस कर सकता है ना। ऑडिटिंग करनी है, कैसे करेगा? जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देखेगा तभी तो करेगा। तो उसके पास ये अधिकार है कि वो राइट है उसके पास कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एक्सेस कर सकता है। दूसरा, किसी भी ऑफिसर से वो चाहे तो इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन मांग सकता है। टू ऑब्टेन इन्फो एंड एक्सप्लेनेशन फ्रॉम ऑफिसर। किसी भी ऑफिसर से वो क्या चाहता है, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहता है तो वो इजीली मांग सकता है, उसका ये राइट है। आप उसे नोटिस भी देंगे, उसका अधिकार है कि आप उसे कोई नोटिस देंगे जिससे कि वो जनरल मीटिंग को अटेंड कर सके। ओके। मेंबर्स को रिपोर्ट करने का राइट है उसके पास, टू रिपोर्ट टू द मेंबर्स। और उसके पास जब्त करने का भी अधिकार है, टू लाइन, टू जब्त करने का अधिकार है, ठीक है। उसे कोई गड़बड़ लगेगी तो वो भाई जब्त भी कर सकता है चीजों को, ठीक है ना। ड्यूटीज क्या है उसकी? सबसे पहले इंक्वायर, पूछताछ करना, ये उसकी ड्यूटी है। पूछना, सवाल करना उसकी ड्यूटी है। ऑडिट रिपोर्ट को साइन करना, टू साइन ऑडिट रिपोर्ट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को या फिर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना, टू कंप्लाई विद ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स या स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट। अगर फ्रॉड दिख रहा है तो उस फ्रॉड को रिपोर्ट करना, टू रिपोर्ट ऑन फ्रॉड। देन अपना रीजन बताना कि कोई भी आपका जो ओपिनियन है उसका रीजन क्या है, टू स्टेट रीजन फॉर क्वालिफाइड और नेगेटिव ओपिनियन, टू स्टेट रीजन फॉर क्वालिफाइड और नेगेटिव ओपिनियन। तो ये राइट्स एंड ड्यूटीज हैं। वैसे तो यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ही कम आते हैं, बट फिर भी हम रिस्क नहीं लेंगे, हम हर एक टॉपिक को रिवाइज करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे कि क्या क्या टॉपिक्स आ रहे हैं एग्जामिनेशन में। हम कोई टॉपिक नहीं छोड़ेंगे, हम हर एक टॉपिक को यहाँ पे रिवाइज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं लायबिलिटीज ऑफ एन ऑडिटर। यहाँ पर ना बहुत अलग अलग टाइप्स की लायबिलिटीज है। मैंने आपको क्लास में डिटेल में कराया था, आपको यूट्यूब पे इसका डिटेल लेक्चर भी मिल जाएगा। आई बटन पे भी मैं इसको दे दूंगी, वहां से आप इसको डिटेल में पढ़ लेना। यहाँ पर तो रिविजन की तरह हम इसे पढ़ेंगे, तो क्विकली पढ़ेंगे, इसीलिए आप इसको डिटेल में वहां से जरूर पढ़ सकते हैं। लायबिलिटीज ऑफ एन ऑडिटर में देखो मेजरली 2 तरीके की लायबिलिटीज को समझना इंपॉर्टेंट होता है, सिविल लायबिलिटी और क्रिमिनल लायबिलिटी, ठीक है। सिविल लायबिलिटी में क्या होता है? एक ऐसी लायबिलिटी जिसमें आईपीसी यानी कि लॉ के अंदर कोई पनिशमेंट नहीं लिखी या उसके बारे में कोई बात नहीं करी है, लेकिन फिर भी जिस पर्सन को उससे नुकसान हुआ है वो अपने डैमेजेस को क्लेम कर सकता है ना। तो ये हो गए आपके सिविल लायबिलिटी। वहीं अगर हम बात करें दूसरी तरफ क्रिमिनल लायबिलिटी की, तो क्रिमिनल लायबिलिटी का मतलब क्या है? आईपीसी में लिखा गया है कि अगर आपने ये रूल ब्रेक करा तो इसका मतलब आपको कुछ ना कुछ पनिशमेंट मिलेगी जो कि आपके लॉ के अंदर लिखी गई है। दैट इज योर क्रिमिनल लायबिलिटी, ठीक है।
इसके अंदर आते हैं जैसे कि आपने अपने प्रोस्पेक्टस में कुछ गलत स्टेटमेंट दिखाया, अनट्रू स्टेटमेंट इन योर प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस होता है ना जिसमें कंपनी के बारे में सारी डिटेल्स होती है, प्रोमिसेस होते हैं, आपने कोई नॉन कंप्लायंस करा है, मतलब कोई रूल्स को फॉलो नहीं करा है, या फिर आप इन्वेस्टिगेशन को ठीक तरीके से असिस्ट नहीं कर पाए, तो इन सब के लिए कुछ ना कुछ पनिशमेंट आपके आईपीसी के अंदर दी हुई है। लेकिन सिविल लायबिलिटीज में ऐसी नहीं है। सिविल लायबिलिटीज में आप दो पढ़ते हैं, लायबिलिटी फॉर नेग्लिजेंस, यानी कि आपने अपनी ड्यूटी को ब्रीच करा है, और लायबिलिटी फॉर मिसफिसेंस, यानी कि आपने किसी का ट्रस्ट ब्रीच करा है, ठीक है। देन आप इसमें कंपनीज एक्ट के तहत भी कुछ ना कुछ लायबिलिटीज पढ़ते हैं, लायबिलिटीज अंडर कंपनीज एक्ट, ठीक है, कि आपने अपने प्रोस्पेक्टस में कुछ मिस स्टेटमेंट करी है। आप कुछ लायबिलिटीज पढ़ते हैं अंडर इनकम टैक्स, कोई प्रोविजन आपने फॉलो नहीं करे, या फिर आपने प्रोफेशनली कुछ मिसकंडक्ट किया है, कुछ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट किया है, तो वो भी एक ऑडिटर की लायबिलिटी के अंदर आता है कि उसे ऐसा नहीं करना है। थर्ड पार्टी की तरफ भी आपकी कुछ लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी टुवर्ड्स थर्ड पार्टी, जैसे कि कोई फ्रॉड हो गया है ना, कोई ब्रीच कर दिया आपने ड्यूटी या फिर ट्रस्ट, ये सब क्या है, ये एक ऑडिटर की लायबिलिटीज है, ठीक है। इस टॉपिक को मैं फिर से बता रही हूँ, प्लीज डिटेल में एक लायबिलिटी वाला जो लेक्चर है उसको एक बार देख लेना, आपको बहुत ज्यादा उससे क्लैरिटी मिलेगी। ओके, नेक्स्ट आता है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। अब आप देखेंगे कि यूपीपीसीएल के सिलेबस में कहीं पे भी अपॉइंटमेंट की बात नहीं करी है। मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स, वाउचिंग वेरिफिकेशन, राइट्स, ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज, ये तो यूपीपीसीएल हो गया, लेकिन यूकेपीएससी में भाई बहुत कुछ है। आपका ऑडिट रिस्क भी है जो हम कवर कर चुके हैं, ऑडिट ओपिनियन भी है जो हम कर चुके हैं कवर, टाइप्स ऑफ ऑडिट भी है ना। अब हमारे ये टॉपिक बचते हैं, इनको मैं कवर कराऊंगी आपको। एलिजिबिलिटी क्या है, क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन क्या है, कैसे आप ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं, ये सारी की सारी चीजें अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। आई होप आप सभी इस सेशन को एंजॉय कर रहे हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है रिविजन सेशन, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए, और प्रीवियस लेक्चर्स को भी आप देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाना, जिसपे मैं आपको ये पूरी की पूरी पीडीएफ ऐसे ही, ये जो लिखा हुआ है सारा ऐसे ही आपको प्रोवाइड करूंगी, ठीक है। तो इसको आखिरी क्या करना है, बस लाइक करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है ना, इस चीज का ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। ऑडिटर को अपॉइंट किया जाता है, ये आता है आपका टॉपिक सेक्शन 139, सेक्शन 139, ठीक है, एक ऑडिटर को अपॉइंट करना। अब इसमें सबसे पहले दो चीजें, फर्स्ट ऑडिटर और आपका सब्सिक्वेंट ऑडिटर। फर्स्ट ऑडिटर, सब्सिक्वेंट ऑडिटर। फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट करने के लिए आप दो चीजें देखते हैं। सबसे पहले एक गवर्नमेंट कंपनी की बात हो रही है या फिर अदर देन गवर्नमेंट कंपनी की बात हो रही है। अगर गवर्नमेंट की बात हो रही है तो इसमें क्या होता है, कौन अपॉइंट करता है, कैग, अपॉइंटेड बाय कैग विद इन 60 डेज फ्रॉम डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। 60 डेज के अंदर, रजिस्ट्रेशन के बाद 60 डेज के अंदर आपको पहले ऑडिटर को अपॉइंट करना होगा गवर्नमेंट कंपनी के अंदर। अगर आप ये करने में फेल हो जाते हैं, इन केस फेल हो जाते हैं, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे विद इन 30 डेज, ठीक है। अगर फिर से फेलियर होता है, फिर से फेल होते हैं, तो ईजीएम में जो मेंबर्स हैं, मेंबर्स इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, ये अपॉइंट करेंगे एक ऑडिटर को विद इन 60 डेज, विद इन 60 डेज, और ये तब तक ऑफिस को होल्ड करेगा जब तक कि पहली एनुअल जनरल मीटिंग का कंक्लूजन नहीं निकल जाता, ठीक है। अगर हम अदर देन गवर्नमेंट कंपनी की बात करें तो इसे कौन अप्लाई करेगा, अपॉइंट करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। कितने दिनों में, विद इन 30 डेज फ्रॉम डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर फेल हो जाते हैं
तो फिर ईजीएम में जो मेंबर्स हैं, मेंबर्स इन ईजीएम विद इन 90 डेज अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं गवर्नमेंट कंपनी और अदर देन गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी में कौन अपॉइंट करेगा? कैग विद इन 60 डेज। यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद इन 30 डेज। फेल हो जाते हैं तो फिर आएंगे हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास 30 डेज में, और अगर फिर भी फेल होते हैं तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में 60 डेज के अंदर, और यहाँ पे डायरेक्ट है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग 90 डेज। ठीक है, सब्सिक्वेंट ऑडिटर की बात करें तो फिर से वही कहानी है, एक तरफ गवर्नमेंट कंपनी, दूसरी तरफ अदर देन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की बात करें तो फिर से कौन अपॉइंट करेगा भाई? कैग अपॉइंट करेगा। अब यहाँ पे डेज क्या आ जाएंगे? विद इन 180 डेज। ठीक है, यहां पर कौन अपॉइंट करेगा? अपॉइंटमेंट बाय मेंबर्स इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। ठीक है, यहाँ पे जनरल मीटिंग, ये कब तक ऑफिस को होल्ड करेगा? जब तक कि कंक्लूजन नहीं निकल जाता एजीएम मीटिंग का। और ये कब तक ऑफिस करेगा, होल्ड करेगा ऑफिस को? फ्रॉम फर्स्ट एजीएम टू एजीएम तक ये ऑफिस को क्या करेगा? होल्ड करेगा। ठीक है, तो फिर से देख लेते हैं। गवर्नमेंट के केस में अगेन कैग आएगी 180 डेज, और अदर देन कंपनी के केस में अपॉइंटेड बाय मेंबर्स इन एजीएम, सॉरी मेंबर्स इन जनरल मीटिंग। कब तक ऑफिस को होल्ड करेगा? फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग और 6th एनुअल जनरल मीटिंग के गैप के बीच में। ठीक है, दिस इज योर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी और डिसक्वालिफिकेशन। ठीक है, एलिजिबिलिटी सेक्शन 141। एलिजिबिलिटी क्या है भाई? चार्टेड अकाउंटेंट होना चाहिए, है ना। अगर किसी फर्म की बात कर रहे हैं तो फर्म में जो मेजर पार्टनर्स है वो सीए होने चाहिए। यहाँ पर सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस भी लिख लेना। अगर एलएलपी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर भी पार्टनर्स जो हैं, जो सीए हैं, वही ऑडिटर बन पाएंगे। डिसक्वालिफिकेशन में क्या आ जाते हैं? कोई बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन एलएलपी, बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन एलएलपी एक ऑडिटर नहीं बन सकती। कोई ऑफिसर, कंपनी का जो ऑफिसर है वो यहाँ पर ऑडिटर नहीं बन सकता। पार्टनर नहीं बन सकता, किसी एम्प्लॉय या एम्प्लॉयर के रिलेटिव नहीं बन सकते। ठीक है, कोई सिक्योरिटी इंटरेस्ट अगर पर्सन होल्ड कर रहा है तो वो भी एक ऑडिटर नहीं बन सकता, होल्डिंग एनी सिक्योरिटी ऑफ इंटरेस्ट। देखो ये सब लोग बहुत करीबी लोग हैं ना, तो ये लोग गड़बड़ कर सकते हैं ओपिनियन देने में, इसीलिए इन्हें डिस्क्वालिफाइड किया जाता है। ठीक है, किसी गारंटी में जो इनडेप्टेड है, किसी ने गारंटी दी है, तो वहां पर भी पर्सन डिस्क्वालिफाइड माना जाता है। डायरेक्टर का रिलेटिव है वो भी यहाँ पर अपॉइंट नहीं किया जाएगा एज एन ऑडिटर। ठीक है, या फिर कोर्ट के द्वारा कन्विक्ट किया गया है फॉर 10 years पीरियड, कन्विक्टेड बाय कोर्ट, वो पर्सन भी यहाँ पर डिस्क्वालिफाइड होता है। ठीक है, तो ये बेसिक सी चीजें हैं। यहाँ पर सिंपल सी बात है कि एक तो बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन एलएलपी याद रख लेना। बाकी दूसरा चीज क्या है कि जो भी एम्प्लॉय एम्प्लॉयर का जो रिलेटिव है ना, जो खास है, बहुत ही खास है, उसको ऑडिटर नहीं बनने देना, क्योंकि वो यहाँ पे झोल कर सकता है, गड़बड़ कर सकता है ना। तो इसे हम यहाँ पे अपॉइंट होने नहीं दे सकते। अच्छा, यहाँ पर एक और पॉइंट आता है, रिमूवल ऑफ ऑडिटर। ऑडिटर को हटाना, उसे रिमूव करना, सेक्शन 140 सबसेक्शन 1 के अंदर। इसमें सब कुछ ना सेम ही है। ठीक है, बस यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे ना एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होता है कि हम जो है इस ऑडिटर को यहाँ से हटा रहे हैं, है ना। और यहाँ पे आपको एक फॉर्म भरना होता है ADT2, ये ध्यान रखना बस मेजर। ठीक है, ये चीज हो गई। अब नेक्स्ट आ जाते हैं कुछ ऑडिटिंग टर्म्स में, कुछ छोटी मोटी चीजें जो पता होनी चाहिए आपको। जैसे कि आपका ऑडिट एविडेंस क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। ऑडिट एविडेंस क्या होता है कि भाई जो भी ऑडिटर एविडेंस कलेक्ट करता है वो आपके ऑडिट एविडेंस आ गए। आपका ऑडिट प्लान क्या है, मतलब क्या गाइडलाइंस है जिसको आप फॉलो करके काम करेंगे। ऑडिट प्रोग्राम क्या है आपका, मतलब वही कि आपका एक्शन प्लान क्या है जिस तरीके से आप काम करने वाले हैं।
ऑडिट रिस्क ये मैं आपको बता चुकी हूँ, आपको पता है ऑडिट रिस्क क्या होता है, ऑडिट ओपिनियन क्या होता है, ये सब आपको पता है ना। तो बेसिकली छोटी मोटी चीजें हैं जो आपको ऑडिटिंग के बारे में पता होना चाहिए, और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, तो बहुत ही बेसिक चीजें। बाकी आप इसमें पीवाईक्यू जरूर सॉल्व कर लेना ऑडिटिंग के, और देखना वहां पे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं अगर आप यहाँ पे इनको अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ ऑडिटिंग। प्रिंसिपल्स ऑफ ऑडिटिंग, ऑडिटिंग करने के लिए प्रिंसिपल्स क्या क्या होने चाहिए भाई। पर्सन जो है इंटीग्रेटेड होना चाहिए, इंटीग्रिटी उसके अंदर होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, बायसनेस ना हो उसके अंदर, कोई भेदभाव ना करे, इंडिपेंडेंट अपना ओपिनियन दे, वो जो भी इंफॉर्मेशन है उसे सीक्रेटली मेंटेन करके रखे, कॉन्फिडेंशियल रखे, डॉक्यूमेंट्स को ठीक तरीके से प्रिपेयर करे, सही प्लानिंग करे, ऑडिटिंग का जो पूरा का पूरा सिस्टम है उसे अच्छे से कंट्रोल करे, अच्छे से उसे मैनेज करे, सही रिपोर्ट बना के दे, कंक्लूजन्स ड्रॉ करे, जिससे कि एक पर्सन को इजीली उससे समझ आ सके कि क्या क्या दिक्कत है, एविडेंसेस को कलेक्ट करके रख सके, ऑडिट एविडेंस, है ना। तो ये सब बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो ऑडिटिंग करते टाइम आपको ध्यान होने चाहिए, ठीक है। ऑडिट प्रिंसिपल। अब एक और टॉपिक यहाँ पर आता है, इंपॉर्टेंट सेक्शंस में आप लोगों को करवा देती हूँ, बाई चांस एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आप लोगों को पता होना जरूरी है। चलिए इंपॉर्टेंट सेक्शंस में आपको करवाती हूँ इसके। देखो इंपॉर्टेंट सेक्शंस कर लेना जरूरी है, क्या पता यहाँ पे एग्जाम में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले कि बताइए अगर अपॉइंटमेंट की बात करें तो इसका सेक्शन कौन सा है ना, तो ये पता होना चाहिए। तो सेक्शन 139 से स्टार्ट हो रहा है, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147 और 148। सबसे पहले तो क्या करेंगे भाई, एक ऑडिटर को क्या करेंगे, अपॉइंट करेंगे। क्या करेंगे, अपॉइंट करेंगे। तो सबसे पहले आता है आपका अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। अपॉइंट हो गया, अपॉइंट होते ही उसका रिमूवल और रेजिग्नेशन भी फिक्स्ड है, रिमूवल या फिर रेजिग्नेशन। 141 के अंदर आती है उसकी एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशंस और डिस्क्वालिफिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट आता है उसका रेम्यूनरेशन, भाई इतना काम करेगा तो क्या क्या उसे मिलेगा बदले में, उसका रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर। सेक्शन 143 की ऑडिटर की क्या पावर्स हैं, क्या उसके राइट है, देन आता है कि ऑडिटर कौन कौन सी सर्विसेज नहीं दे सकता। ऑडिटर सेक्शन 144 नॉट टू रेंडर सर्टेन सर्विसेज, सर्टेन सर्विसेज, ठीक है। देन ऑडिट रिपोर्ट पे साइन करना, सेक्शन 145। ऑडिट रिपोर्ट 140 टू अटेंड जनरल मीटिंग, जनरल मीटिंग अटेंड करेगा, सेक्शन 146। सेक्शन 147 में क्या करेगा, पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन, कुछ गड़बड़ करेगा, गलत करेगा तो उसमें उसे पनिशमेंट मिलेगी। 148 में क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई करेगी यहाँ पे कुछ ऑडिट के आइटम्स रिगार्डिंग डिफरेंट डिफरेंट कंपनी। सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्पेसिफाई ऑडिट items of cost in respect of certain companies,
ठीक है। तो ये कुछ सेक्शन है इंपॉर्टेंट, इसमें से मैं आपको बताऊं आपको मेजरली कौन कौन से याद होने चाहिए। 139 पता होना चाहिए ऑडिटर का अपॉइंटमेंट, 140 पता होना चाहिए रिमूवल, 141, 142, 143, 145, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। बाकी के 3-4 जो बच्चे नहीं भी याद करोगे कोई बात नहीं, बट ये तो देखो यहाँ पे तक तो सीक्वेंस ही याद हो जाएंगे। सबसे पहले अपॉइंटमेंट है, फिर उसका रिमूवल है, एलिजिबिलिटी है, रेम्यूनरेशन है, पावर राइट्स है ना। तो ये तो आपको सीक्वेंस वाइज यहाँ पर याद हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट है, प्लीज इन सभी चीजों को अच्छे से याद कीजिएगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारा जो है ऑडिटिंग का रिवीजन कंप्लीट होता है, और कंप्लीट होने के साथ साथ मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ कुछ चीजें। जैसे ही आपका ये ऑडिटिंग रिवीजन कंप्लीट होता है, आपको क्या करना है, आपका ये टास्क है आज के दिन का कि आपको ऑडिटिंग कंप्लीट करनी है, चाहे यूकेपीएससी का स्टूडेंट है या यूपीपीसीएल का स्टूडेंट है। आपका ये टास्क है, जब आप इस वीडियो लेक्चर को देख ले, पूरा पढ़ ले, खत्म कर ले, आपका टास्क है कि आपको क्या करना है, अपने नोट्स उठाने हैं, ऑडिटिंग का जो भी टॉपिक दिख रहा है एज पर योर सिलेबस उसे निपटाना है, खत्म करना है। पहला चीज, रीड योर नोट्स, अपने नोट्स को पढ़ें जरूर, खुद के नोट्स, खुद की राइटिंग खुद ही को समझ आती है ना। दूसरी चीज, जितने भी आपको लेक्चर्स मैंने प्रोवाइड करे हैं रिगार्डिंग एमसीक्यूज आप सॉल्व करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑडिटिंग में सिलेबस कम है, टाइम नहीं लगेगा, आज का दिन ऑडिटिंग के नाम कर दो, पूरा दिन हम ऑडिटिंग करेंगे बैठ के, ठीक है। अपने अकाउंट्स की ऑडिटिंग करनी है, आपके अकाउंट्स आपके लिए आपके नोट्स हैं जिनकी ऑडिटिंग आपको करनी है। देखना है कि कोई मटेरियल मिस स्टेटेड तो नहीं है ना, ये चीज आपको देखनी है। दूसरा चीज एमसीक्यूज, तीसरा चीज रिविजन, फिर से क्विक रिविजन हर एक चीज का। क्या पता कुछ नया मिल गया हो आपको, उसको लिख लेना आप। देखो जब तक टाइम है तब तक पढ़ते रहो, है ना, क्या दिक्कत है। पढ़ने से फायदा यही होगा कि आपका एग्जाम डेफिनेटली क्लियर होगा, ठीक है। अब आपके हाथ में चीजें आ गई, कंट्रोल में चीजें आ गई, तो यहाँ पर ये आपके हाथ में है कि कैसे आप अपने स्कोर्स को, अपने मार्क्स को बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको नोट्स को रिवाइज करना है, एमसीक्यूज को डिटेल में पढ़ना है, रिविजन करना है अच्छे से, ठीक है। एमसीक्यूज के लिए आपको मेरे चैनल पे कई सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे जिसमें मैंने एमसीक्यूज कराए हैं। एक और चीज मैं यहाँ पे बोलती हूँ, पीवाईक्यूज जरूर देख लो, पीवाईक्यूज जरूर कर लो, एक बार देख के चले जाओ क्या कह रहा है पीवाईक्यू में, है ना, क्या दिक्कत है, आराम से पीवाईक्यूज भी करके जाओ, बहुत जरूरी है। ओके, ये चीजें हो गई, तो आपको ये सब करना है। यहाँ पर आप यूपीपीसीएल या फिर यूकेपीएससी दोनों ही लेवल पर ऑडिटिंग का जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हो गई है। यूपीपीसीएल का तो हर एक टॉपिक रिवाइज हो गया है। इसके बाद अगर मैं यूपीपीसीएल का बात करूं तो यहाँ पर आपका एक बचता है अकाउंटिंग, एक बचता है आपका इनकम टैक्स। इसके बाद में जो है वो इनकम टैक्स का रिवीजन आप लोगों के लिए लेके आने वाली हूँ। हम लोग इनकम टैक्स का रिवीजन करने वाले हैं इसके बाद, ठीक है। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी, अगर आपके लिए ये हेल्पफुल रहेगी, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। क्या चीजें आप ऐड करवाना चाहते हैं या क्या आप इम्प्रूवमेंट चाहते हैं इसमें, वो अगर आप बताएंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए उतना बेहतर कर पाऊंगी। तो अगर आप इसके नीचे वीडियो पे कमेंट करेंगे, मुझे अपना फीडबैक देंगे, मुझे चीजें समझ आएंगी, पता चलेंगी, तो यहाँ पे जरूर आपके लिए हम यहाँ पे इम्प्रूवमेंट करेंगे। तो मेक श्योर कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है। और सारे के सारे लेक्चर्स देख लेना। अगर वीडियो पसंद आ रही है, अच्छा लग रहा है, तो प्लीज लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स में शेयर करना। अच्छे खासे चीजें यहाँ पे मैंने आपको प्रोवाइड करी है फ्री। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक, जिसपे मैं ये पीडीएफ अपलोड कर दूंगी, ताकि आप लोग इससे भी कुछ ना कुछ रिवाइज करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, यूकेपीएससी में तो बहुत सारी यूनिट्स हैं, फिर भी मैं कोशिश करूंगी कुछ ना कुछ रिवीजन करा दूं। जैसे इकोनॉमिक्स का सिलेबस छोटा है, बिजनेस कम्युनिकेशन का सिलेबस छोटा है, तो मैं इसका रिवीजन आप लोगों के लिए करा दूंगी। बहुत छोटा छोटा है, एक एक लेक्चर में हम इसे कंप्लीट भी कर लेंगे, टाइम भी आपका बचेगा और बहुत अच्छे से आपका रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, एंड आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा है आपका रिवीजन सेशन। थोड़ा लेट हो गया वीडियो आने में, बट चलिए कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए, बट हो गया, है ना। एग्जाम टाइम है और क्विकली रिवीजन आप लोगों को चाहिए, जो कि मैंने इस लेक्चर में प्रोवाइड करने की कोशिश करी है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, कीप स्टडिंग एंड कीप रिवाइजिंग। बाय बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ योर सेल्व्स। बाय बाय, टेक केयर।